हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नए लेसन की ओर बढ़ेंगे। जो ये क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 2 है, जो कक्षा 10 के भूगोल की पुस्तक है। जो आज हम सब इस पुस्तक के सारे पाठों को पढ़ेंगे एक एक करके। तो हमारा एक प्लेलिस्ट बना जाएगा, तो आप वहां पर जा कर के वहां से आगे की वीडियो देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई त्रुटि हो तो ज़रूर कमेंट करें। तो आइए चलते हैं, इसके विषय सूची को पढ़ते हैं कि हम आगे के वीडियो में कौन सी लेसन को पढ़ेंगे। तो हमारा विषय सूची है तो विषय सूची हमारा है, इसमें पढ़ा जाएगा सबसे पहले संसाधन एवं विकास, फिर वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये सारे करके हम एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये 7 वीडियो बन करके तैयार होगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्त हित मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधन एवं विकास। हेलो फ्रेंड, शुरू करते हैं संसाधन एवं विकास। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांवों शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें। इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों के नाम भी बताएं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से सब संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति प्रौद्योगिकी संस्थाओं के पारंपरिक या पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। दूसरा, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संभावी और विकसित भंडार और संचित कोष। तो संसाधन कितने प्रकार का होता है? तो मुख्यतः देखा जाए संसाधन 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय। प्राकृतिक के भी 2 भाग हैं, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। और अनवीकरणीय योग्य के भी 2 स्रोत हैं, एक है सतत अथवा प्रवाह, दूसरा है जैव। फिर अनवीकरणीय के भी 2 स्रोत हैं, एक है पुनः चक्रीय और दूसरा है अचक्रीय। फिर संसाधनों का विकास कैसे जानेंगे कि संसाधनों का विकास कैसे हुआ। यह संसाधन जिस प्रकार मनुष्यों के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति का देन है, परिणाम स्वरूप मानव में इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए, जिससे समाज के 2 हिस्से, संसाधन संपन्न एवं संसाधन विहीन,
अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया। कहने का मतलब है कि संसाधन के कुछ ऐसे लोगों के मतलब संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न दो हिस्सों में बढ़ गया। नंबर 1, जैसे कि हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधन विहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बटा। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जिससे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण। भूमंडलीय तापन का मतलब हुआ कि गर्मी अधिक पड़ने लगी, ओजोन परत में छिद्र होने लगा, पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई और भूमि निम्नीकरण अर्थात भूमि का निम्नीकरण होने लगा, अर्थात भूमि कम पड़ने लगे। कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। घरेलू कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण जरूर करें। लोगों से प्रश्न पूछें कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में क्या सोचते हैं, अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है। अपने परिणामों का समुचित चित्र जरूर तैयार करें। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों के द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग को योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या होता है? तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर में उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्र नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं सदी में सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत प्रदान किया गया था। अर्थात ये एग्जाम में अक्सर आते हैं कि पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, तो ये रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जून 1992 में ये प्रथम राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर? ब्राज़ील में हुआ था। यह ओजोन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को हल करने के लिए किया गया था। आगे हम पढ़ेंगे एजेंडा 21 क्या है। यह घोषणा जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों और पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकायों में अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। संसाधन नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है।
इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों का प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत है लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग अलग पड़ता है। ये प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। क्रियाकलाप है कि अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची जरूर तैयार करें और जिन महत्वपूर्ण संसाधनों की आपके राज्य में कमी है उनकी पहचान करें। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान आते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना है। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। ज्ञात करो कि समुदाय भागीदारी की सहायता में समुदाय अथवा ग्राम पंचायत या वार्ड स्तरीय समुदायों के द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने का कारण भी बताएं। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे। उपनिवेशकारी देशों ने बहुत प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुमान किया या अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा। संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है? संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। उदाहरण, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त किया कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। उनके अनुसार विश्व पर संसाधन हासिल के लिए
लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय के द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में तत्पश्चात 1974 में तत्पश्चात 1974 में सुमेशर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट के द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया और इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई और संसाधन संरक्षण की वकालत की गई। ये रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य अर्थात अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा किया गया था। भू संसाधन क्या है? हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों से इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन, जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसीलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान हैं जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक हैं। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन, वनों का अपार संचय कोष है। भू उपयोग। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जा सकता है, जैसे कि वन के लिए, फिर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जैसे बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। दूसरा, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारत, सड़क और उद्योग। तीसरा, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अस्थायी चारागाहें, अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों और उपवनों के अधीन भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षा से खेती न की गई हो। परती भूमि, वर्तमान परती जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी तो जाती हैं, वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र की शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे कि भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना? 32.8 लाख, परंतु इनके 93% भाग के ही भूभाग पर आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।
इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोगी संरक्षण भी नहीं हुआ है। भू उपयोग के दो वृत्त की तुलना करके पता लगाइए कि 1960-61 और 14-15 के बीच शुद्ध बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन क्या हैं। अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में हम 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वारा द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1992 के द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वंचित हैं। किसी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति के द्वारा निर्धारित ये सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा भू कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी मरुस्थलीय भूमि शामिल है और गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि शामिल हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन का अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए। भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगा। हम भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि का नुकसान भी हो रहा है। निम्नीकरण का मतलब कमी आ रही है। भूमि में क्या हो रहा है? कमी आ रही है। नुकसान पहुंचाने वाला प्राकृतिक ताकतों का भी बल मिला हुआ है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है और 56% क्षेत्र जल अपर्दित है। शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय हैं और कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है और खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण आदि भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है।
भूमि निम्नीकरण का समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। वनोरोपण, चारागाह का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशु चारण नियंत्रण, रेतीले टीलों का कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मृदा संसाधन, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती हैं, और मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्षों लग जाते हैं, और मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल और स्तन शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा में ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा के निम्नलिखित प्रकार हैं। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई। जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और ये देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। ये मृदाएं हिमालय को 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई हैं। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ मृदा में रेत, सेल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर आते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है, वैसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। एक है पुराना जलोढ़ जिसे हम भांगर कहते हैं, और एक नई जलोढ़ जिसे हम खादर कहा जाता है। भांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में भांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं और इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अगला है काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला है। इन्हें रेगूर मृदा भी कहते हैं। इन मृदाओं का रंग काला है, इन्हें रेगूर मृदा भी कहा जाता। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती हैं। काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। ये माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार या बेसाल्ट क्षेत्र उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती हैं। लावा जनक शैलों से बनी हैं और ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा,
और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। आप इस मानचित्र को देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये मृदाएं कहाँ पर हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी और अच्छी तरीक़ा से ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए और इसको देखें और बार बार इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं हम कि दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई हैं। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसीलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से की जाती है। लाल और पीली मृदाएं। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और उपांतीय चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी शब्द ग्रीक भाषा शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती हैं। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। ये अधिकतर दक्षिणी राज्य महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेश में पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों में उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावनाएं होती हैं। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। मरुस्थलीय पौधा या मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल भूरा होता है। ये मृदाएं आम तौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं और कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है और इसके कारण मृदा में जल अंतःस्थायन अवरुद्ध हो जाता है और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जाता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। वन मृदा। यह मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमांशित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता और ये अधिक सिलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं।
नदी घाटी के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों, जड़ पंखों आदि में मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बहने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, निर्माण, खनन इत्यादि में कई बार ये संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी, जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता है जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को कट भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन के द्वारा मैदान तथा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है और इसे समोच्च जुताई कहा जाता। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है और पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित हैं। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती हैं और ये पौनों के द्वारा जनित बल को कमजोर कर देती हैं और इस तरीके को पट्टी कृषि कहा जाता। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षा मेखला बनाना ही भी पौनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पेटिका का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये हमारा विकल्प है, जिनके प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेत की जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये इन सब प्रश्नों का उत्तर आप ज़रूर दीजिए कमेंट में और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। तो हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।